आज के ललन टॉप शो की शुरुआत एक तस्वीर से करते हैं। ये तस्वीर आई है मध्य प्रदेश के जबलपुर से। वहाँ पे बरगी डैम एक जगह है। इस डैम में मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का एक क्रूज़ 30 अप्रैल को डूब गया तेज़ तूफान के चलते। इस डैम में हुए हादसे के बाद एक तस्वीर आज सामने आई 1 मई को। एक माँ मरीना मैसी अपने 4 साल के बेटे त्रिशान को अपने सीने से चिपटाए हुए अपने लाइफ जैकेट में लपेटकर उस डैम की गहराइयों में गुम हो गई थीं। आज माँ और बेटे दोनों की डेड बॉडी बरामद हुई। इस तस्वीर की कहानी बस इतनी ही नहीं है। इस तस्वीर की कहानी में है 43 लोग जो लापरवाही के चलते, पर्यटन विभाग के क्रूज़ चालकों की लापरवाही के चलते डैम में डूब गए। 9 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, कई लोग लापता हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी मृतकों को 4-4 लाख मुआवजे का ऐलान किया है और साथ ही जांच के आदेश भी दिए हैं। क्या होगा वो हम आगे आपको बताते रहेंगे जब जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे। लेकिन अब आज के ललन टॉप शो में 2 और तस्वीरों की बात करेंगे। पहली तस्वीर, जिसे भारत के लोकतंत्र का गर्भगृह कहा जा सकता है, वहां से आई है। पश्चिम बंगाल में स्ट्रांग रूम के बाहर हंगामे की तस्वीर है। वोटिंग के बाद ईवीएम और बैलेट से छेड़छाड़ के आरोप लगे। दूसरी तस्वीर, जिसे हम लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, विधानसभा। पंजाब विधानसभा में विपक्ष ने आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री भगवंत मान शराब के नशे में सदन में आए हैं। नशे में हैं, कितनी सच्चाई है इस आरोप में ये नहीं पता है, लेकिन शो में इसकी बात जरूर होगी। क्या वाकई पश्चिम बंगाल में स्ट्रांग रूम के अंदर छेड़छाड़ की गई? चुनाव आयोग ने अपनी सफाई में क्या कहा? और जो चुनाव आयोग कह रहा है, क्या उतने भर से सब कुछ साफ हो सकता है? और क्या कुछ हुआ कल कोलकाता के मिडनाइट ड्रामे में? सब कुछ विस्तार से जानेंगे। पंजाब विधानसभा की शराब पर भी बात करते चलेंगे, शराब वाले हंगामे पे बात करते चलेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। 30 अप्रैल की तारीख, पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हुए, मतदान खत्म हुए 24 घंटे ही बीते थे। थके हुए पत्रकारों को लग रहा था कि अब आराम किया जा सकता है। वोटिंग भी हो चुकी है और काउंटिंग में अभी 3-4 दिन का वक्त है। लेकिन रात 8:30 बजे टीएमसी ने स्ट्रांग रूम का एक वीडियो पोस्ट किया और उसके बाद शुरू हुआ मिडनाइट ड्रामा। शुरू से शुरू करते हैं। बवाल शुरू हुआ एक्स पर तृणमूल कांग्रेस के एक पोस्ट से। पोस्ट में एक वीडियो था। दावा किया गया कि कोलकाता के बीचों बीच बने खुदीराम अनुशीलन केंद्र के अंदर कुछ संदिग्ध हो रहा है। यही वो जगह थी जहां उत्तर कोलकाता की 7 विधानसभा सीटों की ईवीएम रखी हुई थी। जैसे ही रात करीब 8:30 बजे ये वीडियो सामने आया, कोलकाता में पारा चढ़ने लगा। तब तक तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि पंजा और कुणाल घोष स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच चुके थे। दोनों ने नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर धरना देना शुरू कर दिया। ये स्टेडियम स्ट्रांग रूम से लगभग 100 मीटर दूर होगा। कुणाल घोष ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार दोपहर करीब 3:30 बजे तक स्ट्रांग रूम के पास मौजूद थे, लेकिन उसके बाद उन्हें वहां से जाने के लिए कहा गया। कुणाल घोष का आरोप था कि उनके जाने के थोड़ी देर बाद करीब 4 बजे स्ट्रांग रूम को फिर से खोल दिया गया और यही बात शक पैदा कर रही है। कुणाल घोष ये कहते हैं कि उन्होंने तुरंत पार्टी कार्यकर्ताओं को फोन करके पूछा कि चल क्या रहा है। जवाब मिला कि ये लोग तो पहले से ही वहां से जा चुके हैं। इस विषय को लेके हम लोग दौड़े, हमारे यहाँ एजेंट्स थे, हम लोग दौड़े आए कि ये लोग कौन है, ये लोग स्ट्रांग रूम में क्या, ये देखिए बक्सा, सब बक्सा है, कल वोट हुआ है, सब बक्से हैं, ये लोग कौन है अंदर में? और ये सब देखिए गुलाबी कागज, ये लोग क्या है, गुलाबी कागज क्या है? इसको लेके हम लोग दौड़ते हुए आए। ये कैमरा जो बाहर से आप देख सकते हैं, अंदर स्ट्रांग रूम में प्रवेश नहीं कर सकते कि हम लोग कैंडिडेट हैं। इसको लेके कुणालदार हम लोग उपस्थित हुए और हम लोग ये दावा रखें कि ये अंदर में क्या बात चल रही है, हम लोग को जानकारी क्यों नहीं है। नेताजी इंडोर स्टेडियम के पास माहौल तेजी से गर्म होने लगा था। धीरे धीरे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ने लगी। खबर फैल गई कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वहां पे आने वाली हैं। माहौल ऐसा हो गया जैसे कोई बड़ा खुलासा होने वाला हो, लेकिन ममता ने थोड़ा कहानी में ट्विस्ट ला दिया। ममता सीधे दक्षिण कोलकाता के स्ट्रांग रूम सखावत मेमोरियल स्कूल के स्ट्रांग रूम में पहुंच गई। इधर नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर माहौल अब भी तनावपूर्ण बना
बना हुआ था। बीजेपी वाले भी जुटने लगे थे। बीजेपी उम्मीदवार तापस रॉय और संतोष कुमार पाठक पहुंचे। वो दोनों लोग वहां पे, दोनों पक्षों के बीच खींचतान जारी रही। एक तरफ बीजेपी वाले और दूसरी तरफ टीएमसी, बीच में सुरक्षा बल। हम आपको मेरा लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन वाज लूटेड by Calcutta police Vineet Goyal. Last parliament election was looted by the miscreants and Vineet Goyal. अब हमको समझाइएगा। ना आप बाहर आप रही सब ये लोग ना जो यहाँ चिल्ला रहे हैं, लोग सबको ही हटाया जा रहा है। कहाँ हटा रहे हैं आप? तो आए हम लोग जय बंगला का नारा दे रहा हूँ, जय बंगला का नारा दे रहा हूँ, जय बंगला का नारा दे रहा हूँ मैं। तो सबको हटाइए। हम लोग ढुके गाड़ी से 2 आदमी, आप बोले दल बल लेके हम लोग आए, एक गाड़ी से 2 आदमी हम लोग आए हैं, सिर्फ 2 आदमी हम लोग देखिए, हम लोग 2 आदमी आए हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया कि वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। भाजपा वालों ने आकर हंगामा करना शुरू कर दिया और बीजेपी वालों ने कहा कि हमारे लोग तो ज्यादा हैं ही नहीं, टीएमसी वाले ही बवाल काट रहे हैं। इधर नेताजी इंडोर स्टेडियम में हंगामा चल रहा था और दूसरी तरफ ममता बनर्जी उस स्ट्रांग रूम में पहुंची जहां भवानीपुर असेंबली की ईवीएम रखी हुई थी, वही भवानीपुर जहां से वो खुद चुनाव लड़ रही हैं। उधर भी खूब ड्रामा हुआ। टीएमसी की गाड़ी को बीजेपी वालों ने घेर लिया। बोले कि ममता बनर्जी गाड़ी में कुछ लेकर जा रही हैं, गाड़ी नहीं जाने देंगे। ममता स्ट्रांग रूम पहुंची, वहां भी भीड़ जुट चुकी थी। ममता का आरोप है कि पहले उन्हें स्ट्रांग रूम में जाने नहीं दिया गया, जबकि वो खुद उम्मीदवार हैं। नियम के मुताबिक उन्हें रोका नहीं जा सकता। लेकिन हम तो ये नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र को वोट जबरदस्ती दखल किया जाए। इतना एट्रोसिटीज हुआ, इतना टॉर्चर हुआ, हमारा एजेंट को इतना अरेस्ट किया, इतना वन साइडेड हुआ, उसका बाद भी अगर ऐसा ईवीएम मशीन को लूट करने के लिए, अगर काउंटिंग लूट करने के लिए कोई कोशिश करे तो हम जिंदगी मौत एक करके लड़ेंगे। आधी रात तक पूरा सियासी ड्रामा चलता रहा। माहौल धीरे धीरे तब शांत हुआ जब देर रात पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उन्होंने सारे आरोपों के जवाब दिए। तब भीड़ छटनी शुरू हुई। दक्षिण कोलकाता के स्ट्रांग रूम में मौजूद ममता भी बाहर आई। वे वहां काफी देर तक रुकी रही थी। पर इन आरोपों में चुनाव आयोग ने कहा क्या, जरूरी ये जानना है, क्योंकि इस पूरे विवाद में सबसे अहम तो उनका ही पक्ष है। निष्पक्षता का जिम्मा चुनाव आयोग के कंधों पर ही है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल के साथ स्थिति साफ करने उत्तर कोलकाता की जिला निर्वाचन अधिकारी स्मिता पांडे भी आई। उन्होंने बताया कि खुदीराम अनुशीलन केंद्र में 7 विधानसभा सीटों की ईवीएम मशीनें पूरी तरह से सील करके रखी गई हैं। ये स्ट्रांग रूम हमेशा सील और लॉक रहते हैं और अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं। इन कैमरों की फुटेज बाहर से देखी जा सकती है, यानी हर गतिविधि पे नजर रखी जा सकती है। सवाल उठ रहे थे कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, ईवीएम को टैंपर किया जा रहा है। इस पर स्मिता पांडे ने बताया कि उस एक केंद्र में 7 ईवीएम स्ट्रांग रूम के अलावा एक अलग स्ट्रांग रूम पोस्टल बैलेट्स के लिए भी है, जो उत्तर कोलकाता की लोकसभा सीटों के लिए है। चुनाव आयोग ने साफ किया कि जो हलचल जो वीडियो में दिख रही है, जो टीएमसी ने जारी किया है, वो ईवीएम वाले कमरे में नहीं बल्कि पोस्टल बैलेट वाले स्ट्रांग रूम के अंदर की थी। लेकिन कहानी बस इतनी नहीं है, पूरी बात सुनते जाइएगा। यहां सवाल उठता है कि पोस्टल बैलेट वाले कमरे में भी कोई क्यों घुसा। वोटिंग तो खत्म हो चुकी है और मतगणना में तो अभी पूरे 3 दिन का समय है, तो बैलेट पेपर के स्ट्रांग रूम में कोई घुसा तो क्यों घुसा। इस पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि पूरे राज्य में 30 अप्रैल को पोस्टल बैलेट्स को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से बांटा जा रहा था। सिर्फ इसी स्ट्रांग रूम में नहीं, सब जगह अलग अलग सीट्स के पोस्टल बैलेट्स अलग अलग किए जा रहे थे, सेग्रीगेट किए जा रहे थे। लोग भी वो हमारे एआरओज हैं, वो हमारे असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं जो पोस्टल बैलेट का सेग्रीगेशन कर रहे थे। हमारे यहाँ एक स्टैट्यूटरी प्रोसेस होता है जिसमें पोस्टल बैलेट का सेग्रीगेशन किया जाता है। तो वो हमें हर जो हमारे ये बेसिकली वो पोस्टल बैलेट्स है जो डिफरेंट ट्रेनिंग के दौरान हम लोग ने फैसिलिटेशन सेंटर में हमारे पोलिंग पर्सनल्स ने वोट दिए हैं, ये वो वोट है। तो वो किसी और जिले के हो सकते हैं, किसी और असेंबली के हो सकते हैं। वो काम आज पूरे स्टेट में किया जा रहा है रात में, क्योंकि कल सुबह सारे लोग जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स नेक्स्ट फेज 2 की हैं वो जो जाएंगी वोट के लिए, तो
उनके सारे पोस्टल बैलेट हमें आज जो है रात में सेग्रीगेट करना है और कल सुबह 10 बजे हमारे लोग जो हैं वो हाफ सेक्शन सीआरपीएफ के साथ वो चले जाएंगे बरासात उसको डिपॉजिट करने के लिए। जिला निर्वाचन अधिकारी स्मिता पांडे ने बताया कि ये सारा काम असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर कॉरिडोर में कर रहे थे। अंधेरा होने की वजह से टॉर्च की मदद से काम जारी था। सीईओ अग्रवाल ने बताया कि नियमों के मुताबिक स्ट्रांग रूम के अंदर बिजली नहीं होती है, इसलिए वहां टॉर्च का इस्तेमाल किया जा रहा था। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस बात की जानकारी पार्टियों को नहीं दी गई थी? क्या टीएमसी को नहीं बताया गया था कि स्ट्रांग रूम में क्या किया जा रहा है? इस पर चुनाव अधिकारियों का कहना था कि सुबह 10 बजे ही सभी राजनीतिक दलों को ईमेल के जरिए जानकारी दे दी गई थी कि यह प्रक्रिया शाम 4 बजे शुरू होगी। रिटर्निंग ऑफिसर्स को निर्देश दिया गया था कि उम्मीदवारों और उनके एजेंट्स को भी इसकी सूचना दे दी जाए, इसलिए यह कहना गलत है कि किसी को जानकारी नहीं दी गई थी। यह चुनाव आयोग का कहना था। उनका कहना है कि पोस्टल बैलेट्स को अलग करने की पूरी प्रक्रिया नियमों के मुताबिक ही हो रही है, लेकिन ईमेल वाले मसले पर टीएमसी ने फिर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ईमेल किया गया लेकिन बिना किसी विटनेस के स्ट्रांग रूम खोला कैसे गया, इसका जवाब चाहिए। No, you see, this is a strong room, sealed strong room. How can some people took entry? Our people were there till 4. They didn't inform them that this kind of operation is going to be started. They used an email. But when we got the mail, we know that our agents are there. Yes. And who were here, they didn't inform. They did not inform your agents outside. No, they were here. They used another gate or another point to enter some people into the strong room. But without any witness, how can EC open the sealed strong room? हालांकि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हंगामा थोड़ा शांत हुआ। ममता भी लौटी और नेताजी स्टेडियम से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता भी वापस लौटे। लेकिन अब ये जानते हैं कि नियम क्या कहते हैं। निर्वाचन आयोग ने ईवीएम मशीनों को संभालने की पूरी प्रक्रिया अपनी मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2023 में तय कर रखी है। अब जैसे ही चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है, इन ईवीएम मशीनों को एक तय प्रक्रिया के तहत रैंडमाइज किया जाता है। ये काम राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के सामने होता है। वो पार्टियां जिनको नेशनल और स्टेट स्तर की मान्यता प्राप्त है, इनकी मौजूदगी जरूरी होती है ताकि कुछ गड़बड़ी न हो और पारदर्शिता बनी रहे, शिकायतें न उठें। अब इसके बाद इन मशीनों को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के लिए स्ट्रांग रूम में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें सुरक्षित तरीके से रखा जाता है। चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन के नियमों के मुताबिक पूरी प्रक्रिया 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में होती है। स्ट्रांग रूम में सशस्त्र सुरक्षा बल भी तैनात रहते हैं ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की कोई गुंजाइश न रहे। यहीं से ईवीएम मशीनों को मतदान के दिन अलग अलग पोलिंग बूथों तक भेजा जाता है। फिर जैसे ही मतदान खत्म होता है, ईवीएम मशीनों को सील कर दिया जाता है और चुनाव अधिकारी व सुरक्षाकर्मी उन्हें वापस उसी स्ट्रांग रूम तक सुरक्षित पहुंचाते हैं। आमतौर पर उम्मीदवार और उनके पोलिंग एजेंट्स इन गाड़ियों के पीछे पीछे चलते हैं। मतलब पार्टियों की नजर ईवीएम पर से हटती ही नहीं है। नियम यह भी कहते हैं कि जिन ईवीएम मशीनों से वोट डाले गए हैं उन्हें एक अलग स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, वहीं जो मशीनें इस्तेमाल नहीं हुई हैं उन्हें अलग स्ट्रांग रूम में रखा जाता है जहां पे रिजर्व ईवीएम लिख दिया जाता है। अब नियम यह भी कहते हैं कि जो स्ट्रांग रूम होता है उसका एक ही दरवाजा होता है, उसी से एंट्री और उसी से एग्जिट होता है। बाकी सभी दरवाजों और खिड़कियों को ईंट या और कंक्रीट सीमेंट से पूरी तरह से सील कर दिया जाता है ताकि कहीं से भी कोई अंदर बाहर न आ सके। इस एक दरवाजे पर भी डबल लॉक सिस्टम होता है। एक लॉक जो होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास और दूसरा लॉक जो होता है वो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर यानी एआरओ के पास होता है। यानी बिना दोनों की मौजूदगी के स्ट्रांग रूम खोला नहीं जा सकता है। सुरक्षा के लिए 24 घंटे कम से कम एक प्लाटून सशस्त्र पुलिस को तैनात रखा जाता है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे लगातार चलते रहते हैं, वो चलते रहें, लाइट कटे तो दिक्कत ना हो, इसके लिए लगातार बिजली या जेनसेट्स वगैरह की भी सुविधाएं दी जाती हैं। स्ट्रांग रूम कब खोला गया, कब बंद किया गया, इसका लॉग मेंटेन किया जाता है, वीडियो रिकॉर्ड बनाया जाता है। अंदर बाहर आने जाने वाले हर सुरक्षाकर्मी, अधिकृत अधिकारी जैसे ऑब्जर्वर, डीईओ या एसपी के लिए अलग अलग लॉग बुक भी रखी जाती है जिसमें हर एंट्री दर्ज होती है। सबसे सख्त नियम यह है कि किसी भी गाड़ी को, चाहे वो
किसी भी वीआईपी अधिकारी की ही क्यों न हो स्ट्रांग रूम के अंदर आने की इजाज़त नहीं मिलती है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक जिन ईवीएम में वोट डाले जा चुके होते हैं उनके लिए और भी सख्त प्रोटोकॉल है। सभी उम्मीदवारों को 24 घंटे पहले ही जानकारी दे दी जाती है कि ताकि वे अपने प्रतिनिधियों को वहां भेज सकें और सुरक्षा व्यवस्था पे नजर रखी जा सके। मतगणना के दिन इन्हीं स्ट्रांग रूम से ईवीएम मशीनों को निकालकर काउंटिंग सेंटर तक ले जाया जाता है, जो आमतौर पर हर जिले में एक होता है। ये पूरी प्रक्रिया भी कैमरों की निगरानी में ही होती है और उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को इसकी पूरी जानकारी दे दी जाती है। यानी शुरुआत से लेकर आखिरी गिनती तक हर कदम पारदर्शिता और सख्त नियमों के दायरे में होता है। पार्टियों के कैंडिडेट्स और उनके प्रतिनिधियों की सारी जानकारी सबको दे दी जाती है और ऐसे ही पोस्टल बैलेट्स के लिए भी सख्त नियम हैं। ये बैलेट खास तौर पर सर्विस वोटर्स यानी जो कहीं से भी नौकरीशुदा हैं उनको वोट डालने के लिए ये सुविधा दी जाती है। 85 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए भी है और विकलांग मतदाताओं के लिए भी इस सुविधा का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो वोट भी कर पाएं और उन्हें दिक्कत भी न हो। नियमों के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर आरओ की जिम्मेदारी होती है कि पोस्ट ऑफिस से जो भी पोस्टल बैलेट्स आते हैं उन्हें हर दिन के हिसाब से अलग अलग लिफाफों में रखा जाए। हर दिन के वोट अलग अलग सुरक्षित रखे जाते हैं। इसके बाद इन सभी पोस्टल बैलेट्स को एक अलग स्ट्रांग रूम में रखा जाता है जो खास तौर पर पोस्टल बैलेट्स के लिए बनाया जाता है और इनमें कोई अपने मन से नहीं घुस सकता। ये रूम भी लॉक होते हैं। जब रूम खुलते हैं तो पार्टियों के प्रतिनिधियों को इसकी जानकारी दी जाती है पहले से ही। तो ये है नियम स्ट्रांग रूम के, जो कल रात हंगामे का केंद्र था। पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ने से पहले आपको एक और अपडेट दे देते हैं कि कल पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर रीपोलिंग होगी। दोबारा से मतदान कराए जाएंगे। मगराहाट पश्चिम के 11 बूथ और डायमंड हार्बर के 4 बूथ, ये दोनों साउथ 24 परगना में लगते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर और चलते हैं पंजाब विधानसभा में चर्चा होनी थी। आज मजदूर दिवस पे हंगामा हो गया शराब पर। विपक्ष ने आरोप लगा दिया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान सदन में शराब पीकर आए हैं। 11 बजे सेशन शुरू हुआ तो मंत्री तनुप्रीत सिंह सोंध ने मजदूर दिवस पर चर्चा का प्रस्ताव पेश किया, लेकिन चर्चा के पहले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तीखी बहस हो गई। सेशन थोड़ा आगे बढ़ा। स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने प्रस्ताव पर बहस के लिए समय तय किया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कांग्रेस को बहस के लिए 8 मिनट की बजाय पहले 16 मिनट और फिर 20 मिनट देने की सिफारिश कर डाली। यहां तक भी ठीक था। फिर मुख्यमंत्री ने विधानसभा की एक महिला रिपोर्टर के स्पीकर के सामने से गुजरने पर भी आपत्ति जताई और कार्रवाई की मांग कर दी। अब इसके बाद भगवंत मान के निशाने पर आए कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा। उन्होंने कहा कि मजदूरों के मुद्दे पर चर्चा सुनने की बजाय खैरा फोन में व्यस्त हैं। खैरा ने जवाब में कहा कि उन्हें बिना वजह निशाना बनाया जा रहा है और वो सिर्फ अपने फोन पर बिल पढ़ रहे थे। बहस बढ़ी और भगवंत मान खैरा को जवाब देने लगे। भगवंत मान भावुक होकर कहने लगे कि स्पीकर साहब, ये गवर्नर गैलरी है, यहाँ बड़े माननीय लोग आते हैं, यहाँ अफसर बैठे हैं। गैलरी में पहले से ही बताया जाता है कि पैर पर पैर नहीं रखना। जिन्हें कहा गया उन्होंने ठीक कर लिया, वो तो मेंबर नहीं है। खैरा तो मेरी बेटी के बारे में बोलते रहते हैं, मैं पंजाबी पढ़ाऊंगा, ये बकवास करते हैं। इसका विधानसभा के खर्च पर इलाज करवाओ जी। मुख्यमंत्री के इसी बयान पर विपक्ष ने उन्हें घेर लिया। कांग्रेस और अकाली दल ने आरोप लगाया है कि भगवंत मान नशे में हैं। पहले भगवंत मान का वो बयान सुन लीजिए जिसको शेयर करते हुए विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि मुख्यमंत्री विधानसभा में शराब के नशे में आए हैं। ये गवर्नर गैलरी है, आ गवर्नर गैलरी है, बड़े मानयोग लोग आउंदे आ, इत्थे अफसर बैठे ने, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਲਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬੈਠਣ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ। पंजाबी पढ़ाऊंगा, मैं पंजाबी पढ़ाऊंगा। केड़ियां गल्लां बकवास करता यार, बकवास करता है बंदा। भगवंत मान के बयान पर सुखपाल सिंह खैरा ने आरोप लगाए कि मुख्यमंत्री नशे में हैं। पंजाब में नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने सभी विधायकों का एल्कोहल टेस्ट कराने की मांग की। कहा कि
कांग्रेस के एक विधायक ने हेड ऑफ स्टेट पर शराब पीकर आने का इल्जाम लगाया है, इसलिए सारे दरवाजे अभी के अभी बंद किए जाएं और यहां मौजूद सभी विधायकों का अल्कोहल टेस्ट कराया जाए। देखो ऐसे है, जब ये शोर शराबा हो रहा था तो हमारे एक एमएलए साथी ने ये बात कही कि मुझे इस बात की इंफॉर्मेशन है कि आज चीफ मिनिस्टर साहब शराब पी कर आए। तो जब हमें भी ये बात पता चली तो एकदम सभी को धक्का लगा कि एक ऑगस्ट हाउस में, एक पवित्र सदन में अगर हेड ऑफ द स्टेट इज इंटॉक्सिकेटेड, शराबी हालत में होगा तो पंजाब का क्या होगा? ये तौहीन पंजाबियों की है, मे डे पर लेबर की तौहीन है। तो हमने उसी टाइम उठकर स्पीकर साहब को कहा कि अल्कोमीटर लगवाएं, ब्रेथलाइजर लगाया जाए और डोप टेस्ट सारी असेंबली का हो। सबसे पहले मुख्यमंत्री साहब का कराओ, फिर हमारा कराओ। अकाली दल ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को घेरा। एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए अकाली दल ने लिखा कि बहुत शर्म की बात है कि भगवंत मान आज मजदूर दिवस के मौके पे पवित्र सदन में विधानसभा में शराब पीकर पहुंचे हैं। अकाली दल ने कहा कि मुख्यमंत्री जी शराब पीकर विधानसभा में नहीं जाना चाहिए और उन्होंने मुख्यमंत्री के डोप टेस्ट की भी मांग कर डाली। बीजेपी ने भी भगवंत मान को घेरा है। आपसे बगावत कर बीजेपी में नई आई स्वाति मालीवाल ने भगवंत मान पर भी निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज फिर से पंजाब सीएम भगवंत मान लोकतंत्र के मंदिर पंजाब विधानसभा में शराब के नशे में धुत होके पहुंचे थे। ये आदमी गुरुद्वारा साहिब शराब पीकर जाता है, मंदिर शराब पीकर जाता है, लोकसभा शराब पीकर आता था, सरकार की मीटिंग में शराब पीकर आता है, विदेश में इतनी शराब पी ली कि प्लेन से उतार दिया गया। स्वाति मालीवाल ने आगे लिखा कि जो आदमी शराब से सिर्फ नींद के वक्त दूर होता हो वो कैसे पंजाब चला सकता है। सीएम मान का अल्कोहल टेस्ट होना चाहिए और दोषी पाए जाने पर उन्हें सीएम के पद से बर्खास्त कर देना चाहिए। इन आरोपों पर, तमाम आरोपों पर सीएम भगवंत मान की सफाई भी आई। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इसका मतलब वो भी विश्वास के साथ ही हैं। तो आज सभी अटकलों को विराम लग गया है। जो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी के 65 एमएलए इधर हैं, कोई कह रहा था 40 इधर हैं, कोई कहता 42 इधर हैं, सब विराम। कांग्रेस ये कहकर बाहर गई कि टेस्ट होने चाहिए, स्पीकर साहब से मिले। अरे उनके पास कोई मुद्दे ही नहीं है, और कौन सा टेस्ट होना चाहिए। डोप टेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन भगवंत मान की सरकार का टेस्ट विधानसभा में जरूर हुआ। पंजाब विधानसभा में सर्वसहमति से कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया। मान सरकार कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई थी। सरकार के पक्ष में 88 विधायकों ने वोट डाले। पंजाब में 117 सदस्यों की विधानसभा है। बड़ी खबर में इतना ही और अब चलते हैं सुर्खियों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को आज अग्रिम जमानत दे दी है। खेड़ा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा और उनकी पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा पर कई सारे आरोप लगाए थे। इसमें एक था 3 पासपोर्ट रखने का और दूसरे देशों में प्रॉपर्टी होने का दावा। बदले में रिंकी और हिमंता ने खेड़ा पर एफआईआर कराई थी। पवन खेड़ा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। सबसे पहले उन्होंने तेलंगाना हाई कोर्ट से उन्हें अग्रिम जमानत मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में असम पुलिस ने अपील पेश की। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तेलंगाना हाई कोर्ट की कोई स्टैंडिंग नहीं बनती है, इस मामले को गुवाहाटी हाई कोर्ट में सुना जाना चाहिए। तब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा ने अर्जी लगाई और आज उनको अग्रिम जमानत दे दी गई है। 1 मई को जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल चंदोरकर की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने आदेश में कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में इसमें लिखा गया है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को इतनी आसानी से खतरे में नहीं डाला जा सकता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, यानी पवन खेड़ा को, तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी भी की। बेंच ने कहा कि मुख्य रूप से ऐसा लगता है कि केवल अपनी पार्टी के पक्ष में कुछ राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए ही खेड़ा ने यह बयान दिया है रिंकी भुइयां शर्मा के खिलाफ। मतलब अब फिर भी हम इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि राज्य के मुख्यमंत्री जो शिकायतकर्ता के पति भी हैं, उन्होंने भी, यानी हिमंता बिश्वा शर्मा के बारे में बात कर रही है, उन्होंने भी अपीलकर्ता के खिलाफ अलग अलग बयानों में कुछ असंसदीय टिप्पणियां की हैं, जिन्हें इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। अदालत ने खेड़ा को यह भी निर्देश दिया कि वे जांच में सहयोग करें और जब भी जरूरत हो पुलिस के सामने पेश हों। उनसे यह भी कहा गया है कि वे जांच या ट्रायल के दौरान सबूतों को प्रभावित या उनसे छेड़छाड़ न करें और कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर न जाएं।
अगली सुर्खी, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। घरेलू सिलेंडर की अभी तक बारी नहीं आई है, कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। लेकिन कमर्शियल सिलेंडर एलपीजी जो होता है उसके दामों में उतनी ही बढ़ोतरी हुई है जितने में एक घरेलू सिलेंडर मिल जाता है। 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलेंडर यानी एलपीजी जो होता है वो 993 रुपए महंगा हो गया है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 3071 रुपए 50 पैसे हो गई है, जो पहले 2078 रुपए 50 पैसे के आसपास थी। इससे बाजार में मिलने वाले खाने पीने के सामानों पे असर पड़ेगा और इसके अलावा विदेश जाने वाले विमानों के लिए एविएशन फ्यूल भी महंगा हो गया। इसकी कीमत 5% तक बढ़ाई गई है। हालांकि डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर इसका असर अभी तक नहीं दिखेगा। चलते चलते जरूरी सूचना, गेस्ट इन द न्यूज रूम में इस बार हमारे मेहमान हैं मशहूर हेयर ड्रेसर जावेद हबीब। इस फन कन्वर्सेशन और इस बड़े सरप्राइज के लिए, एक बड़ा सरप्राइज भी है उसमें, पूरा एपिसोड देखिए ललन टॉप के ऐप और वेबसाइट पर कल यानी शनिवार को दोपहर 3 बजे। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।